डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की, जो कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। उसमें हमने कहा कि दिस स्टैटिस्टिक्स सक्सेसफुली एक्सप्लेन एनर्जी एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन कई बार हम ऐसे फिनोमेनास को देखते हैं जहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं किया जा सकता, या फिर अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो जो आपकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उसको ये स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन नहीं करता। किस तरह के फिनोमेनास, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गैस की हम बात करें या फिर फोटोन गैस की बात करें जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में होती है। तो इस तरह की सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जंप करना पड़ता है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में कैटेगरीज दो हैं, बोर्स-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स। डिफरेंसेस क्या क्या है इन कैटेगरीज के, फर्दर आगे आप किस तरीके से इनको एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्या इनकी कंडीशंस होती हैं, वो सारा डिस्कशन हम पास्ट में कर चुके हैं। आई विल लिंक दैट लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा बोर्स-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बोर्स-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं बोसॉन्स। क्या होते हैं ये? आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं जिनका इंटीग्रल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, और जो आपका एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इन द यूनिट ऑफ एच कट, जहाँ पे एच कट क्या है, h/2π, वेयर h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आपका n इंटीजर हो और उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम n h कट की फॉर्म में हो तो उस तरह के पार्टिकल्स को आप बोसॉन कहते हैं, और बोसॉन्स ओबे करते हैं बोर्स-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को। तो आपको निकालना है बोर्स-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके लिए जो फंडामेंटल स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे जो आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालने के लिए यूज़ किए थे। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आप बात करते हैं थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी की। थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी यानी W निकालने के बाद आप सर्च करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो W है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और उस क्योंकि वो मैक्सिमम होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए 0। फर्स्ट कंडीशन आती है वहाँ से। सेकंड कंडीशन आती है एक कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है कि आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में कांस्टेंट होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन आती है टोटल एनर्जी कंस्ट्रेंट से, कि आपका सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट होने चाहिए। और इन तीन कंस्ट्रेंट से आप डिराइव करते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो शुरुआत करते हैं। आपके सिस्टम में n नंबर ऑफ बोसॉन्स हैं, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल बट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आपने लिए, और वो पार्टिकल्स हैं बोसॉन। आपने इन n पार्टिकल सिस्टम को मान लो कि k कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, इस तरीके से कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में है n1 पार्टिकल, सेकंड में है n2, थर्ड में n3 अप टू nk, और हर एक कंपार्टमेंट का जो मीन एनर्जी है वो u1 u2 अप टू uk है। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं डीजनरेसी। डीजनरेसी मतलब क्या, कि एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ सब लेवल्स हैं, दैट इज़ योर डीजनरेसी। तो हमने कहा कि फर्स्ट कंपार्टमेंट की डीजनरेसी है G1, सेकंड कंपार्टमेंट की डीजनरेसी है G2, और इस तरीके से Gk तक। तो यहाँ पे आप डीजनरेसी की जगह सब लेवल्स यूज़ कर सकते हैं, सेल्स कह सकते हैं इन G1 G2 G3 को। तो दैट इज़ योर प्रेरोगेटिव, आप कुछ भी टर्म यूज़ करें, लेकिन ये डीजनरेसी है। उसके बाद ये डिफाइन करने के बाद आप कहते हैं कि व्हाट वुड बी द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Ni पार्टिकल इन Gi सेल इन सम ith कंपार्टमेंट। हमने ये मान लो कि कंपार्टमेंट लिया, इस कंपार्टमेंट में आप थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं इन Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की इन Gi सेल्स में। आपके पास ये जो एक लेवल है, मान लो कि ये ith लेवल है, ये वाला मान लो ये ith लेवल है, इसमें इसके अंदर बहुत सारे सब लेवल्स हैं। कितने सब लेवल्स हैं? Gi सब लेवल्स हैं। इन Gi सब लेवल्स में आप टोटल Ni पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन की थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाह रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग Ni पार्टिकल्स इन Gi सेल दैट इज इक्वल टू Gi इंटू Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल। ये टर्म आपने डिराइव करी है फर्स्ट यूनिट में, तो यू जस्ट गो थ्रू दैट अगेन। तो ये तो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज थे, लेकिन इन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज में से कुछ मीनिंगलेस वेज भी हैं, कुछ मीनिंगलेस परमुटेशंस भी हैं जो कि हमें यहाँ यूज़ नहीं करनी। कौन सी हैं? आपके पार्टिकल कैसे हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब पार्टिकल्स को आप एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन पार्टिकल्स का आपस का अरेंजमेंट वो मीनिंगलेस होगा। वाई? क्योंकि पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल।
तो इस पार्टिकल्स की इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी के कारण जो मीनिंगलेस अरेंजमेंट बने दैट वुड बी योर Ni फैक्टोरियल। सेकंड, जो आपके आइडेंटिकल सेल्स हैं, आपने कहा कि इस लेवल में Gi नंबर ऑफ सब लेवल्स हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो Gi सब लेवल्स हैं इसका जो परमुटेशन है वो भी क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। तो आपके टोटल मीनिंगलेस परमुटेशन कितने हुआ, Ni फैक्टोरियल इंटू Gi फैक्टोरियल। टोटल परमुटेशन थे इक्वेशन नंबर 1 में जो दे रखे हैं, इनमें से इक्वेशन नंबर 4 वाले मीनिंगलेस परमुटेशंस हैं। तो टोटल मीनिंगफुल माइक्रोस्टेट, टोटल मीनिंगफुल परमुटेशंस या फिर कहें टोटल मीनिंगफुल माइक्रोस्टेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Ni आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन Gi सेल वो कितना होगा, दैट वुड बी सिंपली, आप इक्वेशन नंबर वो 1 में था जो, उसको आप डिवाइड कर दे, टोटल डिवाइडेड बाय मीनिंगलेस, दैट विल गिव यू मीनिंगफुल परमुटेशंस। तो यहाँ से आपके पास आता है इक्वेशन नंबर 5। कैसे, आपने Gi फैक्टोरियल को लिखा Gi इंटू Gi माइनस 1 फैक्टोरियल, उसके बाद इसको यहाँ से कट किया, सिंप्लीफाई किया, आप इक्वेशन नंबर 5 पे आ गए। इक्वेशन नंबर 5 ने आपको क्या दिया, इक्वेशन नंबर 5 आपको बताता है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Ni पार्टिकल्स इन Gi सेल्स। ये तो बात हुई ith कंपार्टमेंट की, लेकिन हमारे पास कितने कंपार्टमेंट्स हैं टोटल, k कंपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड कर रखा है पूरे सिस्टम को। तो आप क्या करेंगे, पूरे सिस्टम की अगर हम थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो फर्स्ट कंपार्टमेंट की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इंटू सेकेंड अप टू kth, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको इस पूरे सिस्टम की, इस मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे ये पाई का साइन क्यों आया, पाई मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये सारे का सारा मल्टीप्लिकेशन कहाँ से कहाँ तक है, I की वैल्यू 1 से लेके I की वैल्यू k तक है। तो यहाँ से आपको आपका फर्स्ट टर्म मिला जो था थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट निकालना। मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट आप कैसे निकालते हैं, आप थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको पुट करते हैं 0 के इक्वल। तो आपने यही किया, लेकिन कुछ उससे पहले आपने रीअरेंजमेंट किए इक्वेशन नंबर 6 में। क्या है वो इक्वेशन नंबर 6, अगर हम ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे -1 की टर्म है, Ni और Gi टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith कंपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ सब लेवल्स इन दैट कंपार्टमेंट, वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू 1। तो आप इक्वेशन नंबर 6 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय इग्नोरिंग दिस 1। तो इस 1 को इग्नोर करने के बाद आपका इक्वेशन जो आपका थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है वो सिंप्लीफाई होके इक्वेशन नंबर 7 में Ni प्लस Gi फैक्टोरियल डिवाइड बाय Ni फैक्टोरियल Gi फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो इस फॉर्म में आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बाय इग्नोरिंग 1। सेकेंडली अब क्या करते हैं, उसके बाद आप दोनों ही साइड लॉग लेते हैं। क्यों लेते हैं लोग, क्योंकि Ni एंड Gi आर वेरी लार्ज, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लॉगरिथमिक स्केल का यूज़ करते हैं। आपने इक्वेशन नंबर 7 का दोनों ही साइड लॉग लिया, उसके बाद आपने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज़ किया, जो कि आप इस पूरे स्टैटिस्टिक्स में बार बार ही यूज़ करते आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या है, log ऑफ Ni फैक्टोरियल इक्वल टू Ni log Ni माइनस Ni, अगर Ni इज़ वेरी लार्ज। तो उस अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे इस 8th इक्वेशन में इन तीनों ही टर्म्स में स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज़ किया और इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आपके पास ये टर्म आ गई जो कि इक्वेशन नंबर दिस लाइक इफ इज इक्वेशन नंबर स्टार। आपको स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद आपको इक्वेशन नंबर स्टार ऑब्टेन हुई। आप उसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे Gi फैक्टर और Ni कट हो रहे हैं, उसके बाद आपके पास ये 2 फैक्टर बचते हैं, आप इनका यूज़ करें। उसके बाद आप क्या कहते हैं, आपको मैक्सिमम जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है वो निकालनी होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इक्वेशन नंबर 9 को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ऐसा हम करते हैं। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 9 को डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए, इस फॉर्मूला का आप यूज़ करें। और आप यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन सेकंड एज इट इज़, उसके बाद सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज़। ऐसा करने के बाद आप देखते हैं कि यू ऑब्टेन दिस इक्वेशन। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो Gi है उसका डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि Gi एक नंबर है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये चेंज नहीं हो रहा है आपके सिस्टम में। तो इस वजह से आप इक्वेशन नंबर 9 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। Gi को आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ रहा है।
हम सॉरी माय अपोलॉजीज, हम GI को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बट उसका डिफ्रेंशिएशन आ रहा है 0। क्यों? क्योंकि GI आपका वेरिएबल नहीं है। ऐसा करने के बाद आप इक्वेशन नंबर 10 पे पहुंच जाते हैं। इक्वेशन नंबर 10 इज नथिंग बट समीशन log ni प्लस GI माइनस log ऑफ ni dni इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट कंडीशन से ऑब्टेन हुआ कि पहली बात थी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट सर्च करना, वो हमने कर लिया। उसके बाद हम कंस्टेंट्स की बात करते हैं। पहले कंस्टेंट है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है। n कांस्टेंट क्या है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। तो वहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 11 आ गई। और उसके बाद हम बात करते हैं टोटल एनर्जी कंस्टेंट की, कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। और इस कंस्टेंट की हेल्प से आपको इक्वेशन नंबर 12 मिल जाती है। आप इक्वेशन नंबर 11 को मल्टीप्लाई करें माइनस अल्फा से, इक्वेशन नंबर 12 को मल्टीप्लाई करें माइनस बीटा से और उसको ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 10 में। ये सारे स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किए थे। फंडामेंटल सेम है। आपका रिजल्ट डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि आपने जो स्टैटिस्टिक्स का जो फंडामेंटल्स हैं वो डिफरेंट है। वो कहाँ से आए? क्योंकि इस केस में आप बात कर रहे हैं किसकी? बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की, और जिसके प्रिंसिपल्स डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है उससे। तो ऐसा करने के बाद आपको इक्वेशन नंबर 13 मिलती है। इक्वेशन नंबर 13 को आप सिंप्लीफाई करें, वहाँ से आपको पता लगता है कि दिस ब्रैकेटेड टर्म हैज़ टू बी 0। इसको 0 करने के बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें। दोनों यहाँ पे log था, दोनों साइड इसको एक्सपोनेंशियल ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ तो log चला जाएगा और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। फ्रॉम हेयर यू विल गेट फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और ये आपको क्या बताती है? इट गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल फॉर ए सिस्टम ओबेइंग बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो आप इसका फॉर्म देखें, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। कैसे? क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या होता है? GI इंटू e⁻ माइनस अल्फा माइनस बीटा UI, और यहाँ पे क्या है? इसके साथ -1 भी है और ये डिनोमिनेटर में है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे।